एक मेन सोर्स है S, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 S2, ये एक पॉइंट है P, ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से y डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट लिया P। S1 S2 दो छोटे होल हैं और ये जो S1 S2 वाली लाइन है ये प्लेन ऑफ द स्लिट है। S1 S2 को स्लिट्स बोलेंगे, दो स्लिट्स हैं। ये सारा का सारा ओपेक मीडियम है। इधर लाइट रे आने में ये सारा ओपेक मीडियम है, दो छोटे छोटे होल बनाए और इधर लाइट आ रही है और ये लाइट रेज मिल रही है P पॉइंट। दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। कंडीशन है कैपिटल डी फार फार ग्रेटर देन स्मॉल डी। FS1 और FS2 कैंसिल आउट हो जाएगा और जैसा फिगर ड्रॉ किया उसके हिसाब से S2P ग्रेटर देन S1P है। ये जरा पता करते हैं S2P। अगर आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, जब आप S2P होल स्क्वायर S1P होल स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ये वाली, तो डी स्क्वायर कैंसिल, आप पूरा सॉल्व करना तो ये आपको मिलेगा 2YD। अगर आप समझ पा रहे हो, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस करोगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2YD/2 और S1P माइनस करोगे -2YD/2, ये प्लस होकर 2YD बन जाएगा। ठीक है,
ये 2YD इज इक्वल टू, देखो कैपिटल डी बहुत ज्यादा है, इंफिनिटी पर है, S2P और S1P इंफिनिटी पर है, तो ये कैपिटल डी के बराबर माना जाता है। आप कहोगे अगर ये दोनों कैपिटल डी है तो ये कैपिटल डी सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। देखो अगर आप दोनों को बराबर मान के सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि गलत। ऐड करके 2D के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, जो कि ठीक है। 0 करते ही सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा ना। तो अप्रोक्सीमेशन आपको कैसे लेना है, समझे? अप्रोक्सीमेशन आपको ऐसा लेना है कि वहां पर 0 नहीं लेना है, S2P माइनस S1P की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से। ये है पाथ डिफरेंस। ये वो मेथड है जो आपको स्कूल में समझना है। जब आप स्कूल के क्वेश्चंस करोगे, स्कूल में जो डेरिवेशन करोगे, स्कूल का डेरिवेशन आपको इस तरीके से करना है। कंपटीशन के लिए एक और मेथड है जो हम आपको अभी बता दे रहे हैं, लेकिन वो स्कूल के डेरिवेशन में मत यूज करना। क्या है वो? ये याद रखना कि जो हम YDSC पढ़ रहे हैं वो इस कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं, और जब ये कंडीशन लगेगी, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ये 90 डिग्री, अगर इस पॉइंट को हम ए मान ले, पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2A डेल्टा x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये एंगल है थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ये हो जाएगा d sin थीटा। पाथ डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली और अगर आप इस ट्रायंगल में tan थीटा देखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाथ डिफरेंस आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये डायरेक्ट तरीका कंपटीशन में आपके यूज होगा, एक लाइन में आंसर आएगा। ये एनसीईआरटी का है, दोनों को अलग अलग लिख लो। कंपटीशन के पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल। n इज इक्वल टू 1, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d।
n इज इक्वल टू 0, सेंट्रल मैक्सिमा, n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 0 है y इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू सेकेंड मैक्सिमा, n इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये स्क्रीन पर वो जगह है, बस केवल एक फॉर्मूला, y की पोजीशन आपको कहां कहां पर मैक्सिमा मिल रहा है। दो सक्सेसिव मैक्सिमा और दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच की दूरी को हम बोलते हैं दिखेगी, तो इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। अब जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी अलग अलग पॉइंट्स पर, जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो अलग अलग पॉइंट्स पर आप क्या देखोगे, सिंगल सोर्स जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, लेकिन यहां पर आप क्या देखोगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, ऐसा है। ये जो हमने डॉट बनाए हैं ये मैक्सिमा के हैं,
यहां पर सबसे ज्यादा लाइट होगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ये पोजीशंस आपको बताई गई। या फिर ऐसा करते हैं, थोड़ी दूरी बढ़ाकर, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, ये है सेकंड मैक्सिमा। फॉर्मूले, जो आपको फॉर्मूला लिखाया गया है वहां पर y इज इक्वल टू क्या है वो देख लीजिए, कहां पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है, कहां पर आपको मिनिमा मिल रहा है। और ये है लैम्डा, मतलब ये है 0, 1, 2, ये है 1.5, 2.5, ऐसा 0.5, 1.5, 2.5, ये आपको मिलेंगे फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। स्क्रीन पर आपको ये पैटर्न दिखेगा। तो यही तो एक स्पेशल चीज है कि अगर एक सिंगल सोर्स आप देखते हो, तो सिंगल सोर्स में देखने को क्या मिलता है, आपको सिंगल सोर्स में देखने को मिलता है कि सिंगल सोर्स में आपको देखने को मिलता है कि जैसे जैसे सोर्स से दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, लेकिन जब यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है तो आप देख रहे हो इंटेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, दूरी बढ़ने पर भी इंटेंसिटी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। एक नया पैटर्न, यानी कि दो एनर्जी मिलकर स्पेस में, रीजन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट कर देते हैं, ऐसा भी पाया जाता है। इसीलिए हम इस पैटर्न को देख रहे हैं। ठीक है, ये है आपका स्क्रीन पर पैटर्न। जैसा पैटर्न आपको ऊपर दिखता है वैसा ही पैटर्न आपको नीचे दिखेगा। ये आ जाएगी दूरी फर्स्ट मैक्सिमा की, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ऐसे अगर आप ये पता करोगे, ये आ जाएगा लैम्डा टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। इन दोनों के बीच की दूरी लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही थर्ड मैक्सिमा, और ऐसे ही अगर आप मिनिमा के लिए बात करोगे तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थ्री लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू स्मॉल डी। ये आपको पोजीशंस मिल गई, ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट। अब इन पोजीशंस पे इंटेंसिटी कितनी कितनी होगी हमने डेरिवेशन किया था यहाँ पर, ये देखिए। ब्राइट स्पॉट पर इंटेंसिटी अगर इंटेंसिटी सेम है तो ब्राइट स्पॉट पर इंटेंसिटी इतनी और डार्क स्पॉट पर इंटेंसिटी इतनी। और जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी का था जो आपको पैटर्न दिखेगा, जो इंटेंसिटी का पैटर्न दिखेगा स्क्रीन पर, इंटेंसिटी का पैटर्न
स्क्रीन पर इंटेंसिटी का पैटर्न 4i cos स्क्वायर 5/2, 4i cos स्क्वायर 5/2। ये जो cos स्क्वायर फाई, इसमें फाई फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस से आपको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस से आपको मिल जाएगा कहां पर कंस्ट्रक्टिव, कहां पर डिस्ट्रक्टिव, और कुछ भी पूछा जाए, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम के अलावा भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको यहां से पता चल जाएगा। अब अगर हम इस कॉस स्क्वायर के ग्राफ को, अगर हम कॉस स्क्वायर के ग्राफ को यहां पर ड्रॉ करें, अगर हम ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ स्क्रीन में स्क्रीन के दोनों तरफ, स्क्रीन के दोनों तरफ ये ग्राफ आपको मिलेगा। तो जैसा ऊपर और वैसा ही पैटर्न नीचे मिलेगा। देखो, ये जो कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, ये बताने के लिए यहां पर जो एक्स एक्सिस पर ये मैग्नीट्यूड लोगे, ये इतनी वैल्यू बताएगा कि इस जगह पर इंटेंसिटी कितनी है। जैसे कि यहां पर कॉस में 0 वैल्यू आ रही है, इंटेंसिटी 0। देखो, 0 इंटेंसिटी तभी होगी जब जो दोनों स्लिट्स हैं, इंटेंसिटी 0 तभी होगी जब दोनों स्लिट से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होगी। अगर इंटेंसिटी सेम हुई तो यहां पर इंटेंसिटी 0 आएगी। इसके अलावा एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है n इक्वल टू 0। ये कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर एक स्टार बना के पॉइंट लिख लो। y इक्वल टू 0 is not the condition for central maximum. n इक्वल टू 0 is the condition for central maxima. इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग y कुछ भी मिल सकता है। n is equal to 0 is condition for central maxima. पूरे स्क्रीन पर आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंटेंसिटी दिखेगी, कहीं पर डार्क स्पॉट्स, कहीं पर ब्राइट, और डार्क और ब्राइट स्पॉट्स के, डार्केस्ट और ब्राइटेस्ट स्पॉट्स के बीच में इंटेंसिटी का वेरिएशन कॉस स्क्वायर की तरह होगा। यानी कि जो भी इंटेंसिटी बदलेगी, अगर आप उसके मैग्नीट्यूड को, कहीं पर इंटेंसिटी कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, अगर आप उन मैग्नीट्यूड को देखोगे और जब उन मैग्नीट्यूड को ग्राफ में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको कॉस स्क्वायर मिलेगा। आपको ग्राफ में मिलेगा, वो ग्राफ जो मिलेगा वो कॉस स्क्वायर का ग्राफ मिलेगा। ग्राफ आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर का। ठीक है, तो पूरे स्क्रीन पर अगर आप स्क्रीन को सामने से देखोगे, डार्क स्पॉट, उसका धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ेगी। यहाँ पर ब्राइटेस्ट, फिर ब्राइटनेस कम होगी, डार्केस्ट, फिर ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये आपको ग्राफ मिलता चला जाएगा। ग्राफ कह रहे हैं, जो इंटेंसिटी का पैटर्न है, मैंने केवल वो जो लाइन ड्रॉ करके दिखा रहे थे वो ये कि इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। ये वो पोजीशन जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमा दिखाया, मिनिमा दिखाया, उसके बीच में इंटेंसिटी कितनी हो सकती है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब एक इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के बाद फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन ये है, आपको बताना है
condition for good interference sources should be monochromatic. दो स्लिट्स हैं वो एक मिनट, सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। मैंने आपको बताया था कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। अगर सोर्सेस कोहेरेंट हुए, अगर सोर्सेस कोहेरेंट हुए तो जो इंटरफेरेंस आपको दिख रहा है वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होगा। जिस जगह पर जो स्पॉट है उस जगह पर ही वो स्पॉट बना रहेगा। जहां पर जितनी लाइट है, इंटेंसिटी है, वहां पर उतनी ही इंटेंसिटी रहेगी, क्योंकि ये सब डिपेंड कर रहा है फेज डिफरेंस पे। अगर फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट हुआ तो जहां पर अभी ब्राइट है, थोड़ी देर के बाद देखोगे वहां पर ब्राइटनेस बदल जाएगी, हो सकता है डार्क हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस पैटर्न को स्टडी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लगातार हर जगह इंटेंसिटी बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। इंटरफेरेंस जो होना है वो होना है। एक बार यहां पर आप फोटो खींच लो, जो यहां पर इंटेंसिटी आई है उनकी फोटो खींच लो, ठीक है, आप फोटो को स्टडी कर लो। और लाइव अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो फोटो खींचने की जरूरत ना पड़े। जहां पर जितनी इंटेंसिटी है वहां पर हमेशा उतनी ही इंटेंसिटी रहे, तो आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर एक्चुअल हो क्या रहा है, इंटरफेरेंस में हो क्या रहा है, कहां पर कितनी इंटेंसिटी है, ये आपको अगर पता करना है तो सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है जो फेज डिफरेंस है दैट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम के इंडिपेंडेंट हो, जो भी कहीं पर फेज डिफरेंस है वो हमेशा उतना ही हमेशा फेज डिफरेंस रहे। तो सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, इसका मतलब है फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। अगला, जहां पर जो इंटेंसिटी एक बार आ गई वो आ गई, जिससे कि आप अच्छी तरीके से स्क्रीन को स्टडी कर सको। सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक से क्या मतलब है, आप देखो यहां पर जो स्पॉट्स मिल रहे हैं ब्राइट और डार्क, वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहे हैं तो मोनोक्रोमेटिक से क्या होगा, जहां पर कोई ब्राइट डार्क या किसी भी इंटेंसिटी को आप देख रहे हो, अगर कोई और कलर हुआ तो दूसरे कलर का भी एक पैटर्न बनेगा। दोनों पैटर्न मिल जाएंगे अगर किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग डार्क स्पॉट आया और दूसरी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वहां पर ब्राइट आ गया। तो डार्क तो होता है ब्लैक, आपको ब्लैक स्पॉट दिखेगा ही नहीं, आपको तो वहां पर कोई और कलर दिखेगा। आप क्या समझोगे वहां पर कैसा पैटर्न बन रहा है। तो अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहे हो तो जो स्पॉट्स आपको दिखेंगे उन्हें आप स्टडी कर पा रहे होगे। तो सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, सोर्स शुड बी, जो मेन सोर्स है जिससे आपने डिराइव किया वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए।
अगला है सोर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। सोर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। सोर्स के स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है? भाई लाइट इंटेंसिटी कम ज्यादा तो ठीक है, लेकिन कम से कम इंटेंसिटी की वैल्यू भी तो हो जिसे आप देख पा रहे हो। अगर कुछ ब्लर बन रहा होगा, लाइट बहुत कम होगी, तो आप पैटर्न को स्टडी कैसे करोगे? तो लाइट इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप उस पैटर्न को देख पा रहे हो कि डार्क क्या है, ब्राइट क्या है। पता चला कि लाइट आ रही है लेकिन बहुत डिम है, तो जहां पर आपको ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, ठीक है, वो ब्राइट स्पॉट है, लेकिन ब्राइट स्पॉट ब्राइट होना चाहिए। ब्राइटनेस वो तो एक टर्म है कि यहां पर ब्राइट होगा, यहां पर डार्क होगा। लाइट दिखे भी तो सही, इसलिए सोर्स को स्ट्रांग होना चाहिए। कैपिटल डी इंक्रीजेस फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। अगर कैपिटल डी ज्यादा हुआ तो फ्रिंज विड्थ, यानी कि दो मैक्सिमा, एक मैक्सिमा यहां पर बन रहा है, एक मैक्सिमा यहां, पता चला मैक्सिमा मैक्सिमा पास पास बन रहा है तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। तो कैपिटल डी अगर ज्यादा होगा तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, दो मैक्सिमा इजिली विजिबल होंगे, दो मैक्सिमा इजिली विजिबल होंगे। विजिबल होंगे तो आप देख पा रहे होगे, पैटर्न को समझ पा रहे होगे। तो फ्रिंज विड्थ, दो मैक्सिमा के बीच में अच्छी खासी दूरी होनी चाहिए। पता चला कि इस पैटर्न को देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ रहा है, मैग्नीफायर का स्कोप, मैग्नीफायर का यूज करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। तो अगर कैपिटल डी बढ़ेगा तो ऐसे ही, अगर स्मॉल डी कम हुआ तो भी फ्रिंज विड्थ ज्यादा, तो भी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने कंडीशन ली थी कैपिटल डी शुड बी फार फार ग्रेटर देन स्मॉल डी। यही कारण है हमने इस कंडीशन के लिए ये डेरिवेशन किया था, देख लो। और अगर ये कंडीशन, फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट, फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट, फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट आप लोग समझते ही हैं। अगर पहले कंडीशन लिखते हैं, फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट इंटेंसिटी ऑफ intensity of emitted light from the sources should be same. इसका मतलब यह है कि अगर जो दोनों स्लिट्स हैं, अगर उनसे निकलने वाली इंटेंसिटी, उनसे निकलने वाली लाइट, अगर उनसे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम हुई, अगर उनसे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम हुई, अगर उनसे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम हुई, तो क्या फर्क पड़ेगा? जहां पर कंस्ट्रक्टिव है, अगर आप कंस्ट्रक्टिव को देखोगे तो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम 4i, और जहां पर मतलब मिनिमम मिल रहा है वहां पर इंटेंसिटी 0। तो लाइट और कम लाइट को पहचानना मुश्किल है।
लेकिन लाइट और डार्क स्पॉट, लाइट है ही नहीं, इसको पहचानना बड़ा आसान है। कहीं पर लाइट कम और ज्यादा है, थोड़ा सा उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कहीं पर लाइट है ही नहीं और कहीं पर लाइट है, तो डार्क रीजन और ब्राइट रीजन को पहचानना आसान होता है। तो फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट कोशिश ये हो कि इंटेंसिटी दोनों स्लिट से जो निकल रही है वो सेम, दोनों स्लिट से निकलने वाली जो इंटेंसिटी है वो सेम है। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, लिख लेना W1 W2 जो स्लिट की विड्थ है। तो बेटर कॉन्ट्रास्ट के लिए जो इंटेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए, जहां पर फॉर कोहेरेंट सोर्सेस I max 4I, I minimum 0, फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो होती है डायरेक्ट सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। कोहेरेंट सोर्सेज के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN, और जो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनके लिए जो इंटेंसिटी होती है वो होती है I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN। कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। ये जो विड्थ है ये मेन सोर्स की विड्थ है, और ये मेन सोर्स और जो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स, इनके सामने यहां पर स्क्रीन होगा। तो अगर हम, ये कंडीशन होती है, ये इसका थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको जब हम इसका अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन उसमें पढ़ाएंगे। स्मॉल एस साइज ऑफ द सोर्स है, और कैपिटल एस ये जो दूरी है ये है, लैम्डा जो वेवलेंथ यूज कर रहे हो, और डी स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस लेस देन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस लेस देन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब यहां पर अगर ये कंडीशन रहती है तो जो इंटरफेरेंस है वो विजिबल होगा, और जैसे जैसे ये, अगर जैसे जैसे इस कंडीशन को, मतलब अगर ये कंडीशन वॉयलेट हो गई तो आपको स्क्रीन पर जो फ्रिंज पैटर्न है वो दिखना बंद हो जाएगा। जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो दिखना, इंटरफेरेंस हो तो रहा होगा लेकिन वो बंद हो जाएगा। रीजन उसका है डिफ्रैक्शन डोमिनेंट हो जाता है। खैर एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे, ये चीज याद रखो, स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस। अगर ये कंडीशन रहती है तो, अगर ये कंडीशन रहती है तो आपको फ्रिंज पैटर्न दिखेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा।
अब यहां पर बोला क्या जाएगा, अगर हम कैपिटल एस को, अगर हम स्मॉल एस को बढ़ाते हैं, न्यूमरेटर बढ़ेगा, और या डिनोमिनेटर को घटाओ, तो ये कब मिलेगा आपको? स्मॉल एस इंक्रीजेस और कैपिटल एस डिक्रीजेस। अगर आप ये चीज करते हो तो ये कंडीशन लेस देन जो लैम्डा अपॉन डी है, अगर ये वायलेट हो गई, अगर ये कंडीशन आपको नहीं मिल रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिंज पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिंज पैटर्न पे फर्क ये पड़ेगा, फ्रिंज पैटर्न पे फर्क ये पड़ेगा कि आपको फ्रिंज पैटर्न इनविजिबल, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, मतलब दिखने वाली, ब्लर बनता चला जाएगा, और एक टाइम आने के बाद ये जो फ्रिंज पैटर्न है ये इनविजिबल हो जाएगा। एक टाइम के बाद ये जो फ्रिंज पैटर्न है ये इनविजिबल हो जाएगा। एक टाइम के बाद ये जो फ्रिंज पैटर्न है ये इनविजिबल हो जाएगा। इसका थोड़ा बहुत, थोड़ी सी चीज हम बता देते हैं, बाकी तो जब डिटेल में हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन तब आपको समझ में आएगा। आप लोग क्या करो, जो पेन का नोजल है, अगर आप उसको अपनी नाक की सीध में पास लाओ, मतलब दोनों आंखों के बीच में नाक है और नाक के पास अगर लाओ, मतलब नाक और माथा जहां पर होता है ना, जो दो आपकी आईब्रोज होती है उनके बीच में, तो जैसे जैसे आप पास ला रहे होगे पेन को, आप देखना पेन का जो नोजल है वो धीरे धीरे आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। जो पेन का नोजल है वो धीरे धीरे थिक ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, उसके आसपास एक ऑरा बनेगा, और जैसे जैसे आप उसे दूर ले जाओगे तो आपको शार्प पेन का नोजल दिखेगा। जो 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, क्यों बोला जाता है उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसलिए बोला जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसलिए बोला जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि 25 सेंटीमीटर के बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न आंखों तक पहुंचना शुरू हो जाता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न आंखों को दिखना शुरू हो जाता है, और अगर डिफ्रैक्शन आंखों को दिखना शुरू हो गया, आंखों तक पहुंचना शुरू हो गया, अगर डिफ्रैक्शन आंखों तक पहुंचना, आंखों को दिखना शुरू हो गया, तो आपको ब्लर इमेज बनेगी। क्यों ऐसा होता है, वो जब डिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, डिफ्रैक्शन टॉपिक जब आप पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग बस याद रखिए कि ये कंडीशन अगर होगी तो आप इंटरफेरेंस दिख रहा होगा, आप उसको स्टडी कर पाओगे। अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो इंटरफेरेंस को देख पाना मुश्किल होगा। ये आपकी कुछ सस्टेन्ड गुड, कोई लाइट किसी ज्योमेट्री को कितने टाइम में कवर करती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में c बाई म्यू होती है, वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू, जहां पर c डैश मीडियम में लाइट, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, c वैक्यूम में फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा डैश मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है। तो c डैश हो गया c बाई म्यू, लैम्डा डैश हो गया लैम्डा बाई म्यू। और बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करती है, ये बात याद रखिए, फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करती है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स, आपने कितनी वेव्स दी हैं, मतलब नंबर ऑफ पल्सेस, आपने 5 पल्सेस दी हैं
तो 5 ही पल्सेस बनेंगी, वो 10 नहीं हो जाएंगी। एक पल्स जो दूरी कवर करती है वो है लैम्डा। ये मीडियम इसको पिचका सकता है, फैला सकता है, ये हो सकता है। रेयर और डेंसर जो आपने पढ़ा है, आपकी की स्पीड है, रोड पर आप अलग स्पीड से दौड़ सकते हैं, रेत पर आप अलग स्पीड से दौड़ सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। स्पीड और वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है। अब अगर आप यहां पर मीडियम में टाइम पता करो कि इसे इस मीडियम में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना टाइम लिया इस मीडियम को पार करने में। जितने टाइम में ये मीडियम क्रॉस किया है, उतने ही टाइम में, जितने टाइम में मीडियम क्रॉस किया है, उतने ही टाइम में उसे हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहेंगे। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ एल डैश इज इक्वल टू फ्री स्पेस में स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, म्यू इंटू एल। एल डैश इज इक्वल टू 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 म्यू इंटू एल। नोट करिए, ये है रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। आप जब भी कैलकुलेशंस करोगे, आप ये याद रखना कि आपको हमेशा ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमेशा। और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ में क्या रिलेशन है? ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ में क्या रिलेशन? ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ में क्या रिलेशन? ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ में क्या रिलेशन है? एल डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एल। एल डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एल। एल डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एल। एल डैश इज इक्वल टू म्यू